एक प्राचीन नगर में ब्रह्मकेतु नाम का एक राजा शासन करता था। वह अत्यधिक बलशाली होने के साथ साथ बहुत अत्याचारी और निर्दयी भी था। अपार शक्ति के घमंड में वह बिना किसी कारण ही आसपास के राज्यों पर आक्रमण कर देता था और वहां के राजाओं को युद्ध में परास्त करके उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लेता था। उसकी क्रूरता से पूरा इलाका भयभीत था। ब्रह्मकेतु के महल में एक विशेष कक्ष बना हुआ था। उस कक्ष को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति गलत उद्देश्य लेकर उस कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसका सिर फट जाएगा और वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी वरदान का लाभ उठाकर ब्रह्मकेतु उसी कक्ष में निश्चिंत होकर निवास करता था। यह रहस्य चारों ओर फैला हुआ था और यही कारण था कि कोई भी शत्रु उसके विरुद्ध विद्रोह या आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाता था। एक दिन ब्रह्मकेतु को पता चला कि नवल राज्य के राजकुमारी तारा सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देती है, तो उसने नवल राज्य के राजा नवलसेन के पास गया। राजा नवलसेन ने ब्रह्मकेतु के सेवा में सैकड़ों नौकरों को खड़ा कर दिया। ब्रह्मकेतु ने राजा से कहा कि मुझे आपके नौकरों की नहीं, आपकी पुत्री की सेवा चाहिए। अपने पुत्री से कहो कि अपने हाथों से मुझे पानी पिलाए। राजा नवलसेन अपनी पुत्री को बुलाया और ब्रह्मकेतु के सेवा में हाजिर कर दिया। ब्रह्मकेतु ने जैसे ही तारा को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने नवलसेन से कहा कि मैं तारा से विवाह करना चाहता हूं, विवाह की तैयारी करो। तारा ने जब यह सुना तो हैरानी से अपने पिता की तरफ देखने लगी। उसने कहा कि हे राजन, माफ कीजिएगा, मैं किसी और से प्रेम करती हूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। तारा का विवाह से इनकार सुनकर ब्रह्मकेतु तिलमिला गया। उसने तारा से कहा कि तुम जिससे भी प्रेम करती हो मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, इसलिए तुमको मुझसे ही विवाह करना होगा। अब जल्द से जल्द दुल्हन बनकर तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा नवलसेन एकदम से डर गए। उसे अच्छी तरह पता था कि ब्रह्मकेतु को जो चीज पसंद आ जाती है उसे वो हासिल किए बिना नहीं मानता है। उसने तुरंत ब्रह्मकेतु से कहा कि हे राजन, तारा की विवाह आपसे ही होगा। आप संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हैं और तारा संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी है। तारा के लिए आपसे ज्यादा योग्य वर कोई हो ही नहीं सकता। पर इस तरह जल्दबाजी में विवाह करना बहुत सुना सुना लग रहा है। थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं अच्छे से विवाह की तैयारियां कर लूं, जिससे विवाह काफी धूमधाम से हो सके। ब्रह्मकेतु राजा नवलसेन की बात मान गया और कहा कि ठीक है, मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं, अच्छे से विवाह की तैयारियां कर लीजिए। आज से ठीक 8वें दिन आऊंगा और तारा से विवाह करके अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर ब्रह्मकेतु वहां से चला गया। तारा ने अपने पिता नवलसेन से कहा कि आप भली भांति जानते हैं कि मैं चौकस देश के राजकुमार सोमदत्त से प्रेम करती हूं, फिर मैं ब्रह्मकेतु से विवाह कैसे कर सकती हूं? आपने विवाह के लिए हां क्यों बोल दिया? राजा नवलसेन ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सोमदत्त से प्रेम करती हो, पर मैं ब्रह्मकेतु को भी अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुमने उससे विवाह करने से इनकार किया तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने ब्रह्मकेतु से विवाह के लिए हां बोल दिया। राजकुमारी तारा रोने लगी। राजा नवलसेन ने कहा कि दुखी मत हो, तुम्हारी विवाह उसी से होगा जिससे तुम प्रेम करती हो। राजा नवलसेन के पास 7 दिन का समय था। उसने आनन फानन में चौकस देश के राजकुमार को चुपके से बुलवाया और तारा का उसके साथ विवाह करके दोनों को चौकस देश भेज दिया और एक सैनिक को ब्रह्मकेतु के पास यह खबर भेजवा दिया कि राजकुमारी तारा बिन बताए पता नहीं कहां चली गई। ब्रह्मकेतु ने जब यह सुना तो उसे लगा कि राजा नवलसेन ने ही तारा को कहीं छुपा दिया है और मुझसे झूठ बोल रहा है। यही सोचकर ब्रह्मकेतु ने नवलसेन को मार दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चारों तरफ फैल जाओ और तारा जहां कहीं भी छुपी हो उसे ढूंढ निकालो। सैनिक चारों तरफ अलग अलग राज्यों में फैल गए और तारा को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वर्षों बीत गए पर तारा नहीं मिली। एक दिन ब्रह्मकेतु को कहीं से खबर मिली
कि तारा चौकस देश के राजकुमार सोमदत्त के साथ विवाह करके अपना जीवन हंसी खुशी बीता रही है, तो वह आग बबूला हो गया और अपनी सेना लेकर चौकस देश पर चढ़ाई कर दिया। जब राजा सोमदत्त को यह सूचना मिली कि ब्रह्मकेतु उसकी ओर बढ़ चला है, तो वह अपनी पत्नी के पास गया। उसने तारा को समझाया कि यदि युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाए तो वह अपने पुत्र को लेकर महल के गुप्त मार्ग से किसी सुरक्षित स्थान पर निकल जाए। रानी तारा की आंखों में आंसू थे, किंतु उसने पति की बात मान ली। इसके बाद सोमदत्त वीरता के साथ अपनी सेना सहित युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। दोनों राजाओं में भीषण संग्राम छिड़ गया। सोमदत्त ने अपार शौर्य दिखाया, परंतु ब्रह्मकेतु की शक्ति के सामने टिक न सका और युद्ध में पराजित हो गया। ब्रह्मकेतु ने सोमदत्त को बंदी बनवा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तुम्हारे कारण तारा ने मुझसे विवाह करने से इनकार किया था और चुपके से तुमसे विवाह करके मेरा अपमान किया था और इतने दिनों तक मुझसे दूर रही। अब मैं तुम्हारे सामने ही तारा से विवाह करूंगा और फिर तुम्हारे सामने ही उसको अपने गोंद में बिठाकर उसके साथ खेलूंगा और फिर उसके बाद तारा के सामने ही तुमको तड़पा तड़पा कर तुम्हारा अंत करूंगा। यह कहकर ब्रह्मकेतु सीधे चौकस महल की ओर बढ़ा ताकि रानी तारा को अपने अधिकार में कर सके। रानी को जब यह भयानक समाचार मिला तो वह तत्काल अपने 8 वर्षीय पुत्र को लेकर महल के गुप्त मार्ग से निकल पड़ी। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जा रही है। भय से व्याकुल होकर वो बस भागते जा रही थी। ब्रह्मकेतु ने महल को चप्पे चप्पे खंगाला, लेकिन तारा हाथ नहीं लगी। तभी एक सैनिक ने सूचना दी कि रानी दक्षिण दिशा की ओर घोड़े पर जाती देखी गई है। ब्रह्मकेतु अपनी सेना सहित उसी दिशा में निकल पड़ा। भागते भागते तारा एक राज्य के सीमा में पहुंची और वहां के राजा से रक्षा की गुहार लगाई, पर ब्रह्मकेतु का नाम सुनकर वहां का राजा तारा को शरण देने और रक्षा करने से मना कर दिया। वो जिस भी राजा के पास सहायता मांगने जाती, वो सब के सब शरण देने और सहायता करने से मना कर देते थे। रानी असहाय होकर भागती जा रही थी। भाग्य का खेल देखिए। रानी तारा जिस मार्ग पर भागी जा रही थी, वह मार्ग ब्रह्मकेतु के नगर की ओर ही जाता था। रानी तारा लगातार आगे बढ़ती गई और अंततः ब्रह्मकेतु के ही महल में ही जा पहुंची। भय और असमंजस में पड़कर तारा ने सोचा कि शायद इस महल में कहीं छुपकर वो अपने और अपने बेटे का रक्षा कर लेगी। तारा को यह जरा भी पता नहीं था कि ब्रह्मकेतु से बचने के लिए वो जिस महल में छिपने जा रही है, वो महल उसी ब्रह्मकेतु का है। तारा ने अपने बेटे के साथ उस महल के एक कक्ष में जाकर छिप गई। संयोग से वो कक्ष वही विशेष कक्ष था जहां वो दुष्ट ब्रह्मकेतु निवास करता था। ब्रह्मकेतु ने जब यह देखा कि जो स्त्री मुझसे बचने के लिए मारे मारे भागती फिर रही थी, वो स्त्री मुझसे बचने के लिए मेरे ही कक्ष में आकर छिप गई है, तो उसे ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई। पर वह इस बात से बहुत क्रोधित था कि तारा ने मेरे बजाय सोमदत्त से विवाह करके मेरा और मेरे प्रेम का अपमान किया है। इसलिए उसने ये ठान लिया था कि सोमदत्त के सामने तारा से जबरन विवाह करेगा और उसके सामने ही तारा को अपने गोंद में बिठाकर उसके इज्जत के साथ खेलेगा ताकि सोमदत्त को तड़पा सके। यही सोचकर वो अपने सैनिकों के साथ उस कक्ष की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ब्रह्मकेतु और उसके सैनिक उस कक्ष में पहुंचे तो तारा अचानक उन्हें देखकर डर गई। ब्रह्मकेतु ने तारा को देखा तो वो गुस्से से लाल लाल हो गया और भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ा। पर जल्दबाजी और अहंकार के मद में चूर ब्रह्मकेतु यह भूल गया कि वह उसी विशेष कक्ष में खड़ा है जिसको यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति गलत इरादे से उस कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसका सिर फट जाएगा। जैसे ही ब्रह्मकेतु तारा को गलत तरीके से पकड़ा तो उस कक्ष का वरदान प्रभावी हो उठा और पल भर में ही ब्रह्मकेतु और उसके सैनिकों का सिर फट गया और सब के सब वहीं ढेर हो गए। इस प्रकार वो वरदान जो वर्षों तक ब्रह्मकेतु की रक्षा करता आया था, अंततः उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। रानी तारा और उसका पुत्र सुरक्षित बच निकले और अत्याचारी ब्रह्मकेतु का अत्याचार सदा के लिए समाप्त हो गया। रानी अपने बेटे को लेकर बाहर निकली
और वापस अपने राज्य की तरफ चली गई और अपने पति सोमदत्त को ब्रह्मकेतु के बंदी से आजाद करवा दिया। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।